हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर जेई मेंस, एडवांस एंड नीट पर्पस। तो हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटॉमिक वेट। तो देखिए, एटॉमिक वेट जो होता है ये मास ऑफ वन एटम होता है डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो ऊपर भी आप देखेंगे तो ये मास की क्वांटिटी है और ये भी देखेंगे तो एक मास की क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर हम मास की क्वांटिटी को मास से डिवाइड करते हैं तो ये एटॉमिक वेट जो आएगा तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। इसका मतलब इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि हम मास को मास से डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। क्योंकि मास ऑफ वन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। तो अगर हम इस एटॉमिक मास को 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से रिलेट कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। सभी को समझ आ गया। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि भाई ये क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU। दिस इज़ 1 AMU। 1 AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट या फिर इसी को बोला जाता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, और इस यूनिफाइड मास को हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स को हम 1 AMU बोलते हैं। अब ये 1 AMU जो है ये किसके मास के बराबर होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। अब ये देखा जाए तो एक तरीके से प्रोटॉन का मास ही होता है। इसको मैं अगर प्रूफ करूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होंगे और कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दिस हैव नेग्लिजिबल मास। और देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। तो क्या हम प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को सम कर दिया जाए तो क्या मैं इसको अप्रॉक्स ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 12 प्रोटॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर इसका मास को देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन का अगर एक एटम होगा तो कार्बन के एक एटम में 12 प्रोटॉन का मास होगा। तो 12 प्रोटॉन का मास यानी मास ऑफ 12 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 1/12 किया हुआ है। देखिए 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम। तो अगर हम इसको 1/12 कर दें यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर आप इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा सीधे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
इसका मतलब क्या मैं सीधे बोल सकता हूँ क्या कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास। अब अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ये भी बिल्कुल सिमिलर सी क्वांटिटी है, लेकिन एटॉमिक मास को हम एब्सोल्यूट मास बोल सकते हैं। तो एटॉमिक मास जो होगा वो मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। और अगर मैं इसी को ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बताइए मुझे, क्या ये चीज़, ये जो मैंने यहाँ पर सर्किल में रख रखी है, ये चीज़ क्या हम इसको एटॉमिक वेट बोल सकते हैं? इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू AMU। यानी जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था कि भाई ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसी क्वांटिटी की यूनिट AMU डिफ़ाइन कर दी जाए तो वह क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, और एब्सोल्यूट क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगी, तो इट हैव यूनिट दैट इज़ AMU, दैट इज़ AMU। तो एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है। अब एग्जांपल के लिए तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। अब इसमें हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मैं यहीं पर डिफ़ाइन करूं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये हो जाएगा 16 AMU। इज इट क्लियर? मतलब एक एटम का मास 16 AMU है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, अभी तो हमने AMU में निकाला, लेकिन अगर हमको ग्राम में निकालना है तो क्या करेंगे? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो सभी को समझ आया कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में बेसिकली यूनिट का डिफरेंस है, क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हम लोग आगे डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये भी अगर इसको मैं यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा AMU। यानी हम इसको ही बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट
इंटू AMU, यानी अगर मैं मॉलिकुलर वेट में AMU लगा दूँ, AMU यूनिट में लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि बिल्कुल सिमिलरली जैसे यहाँ पर एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, लेकिन एटॉमिक वेट जो होता है एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसी तरीके से एटॉमिक वेट की तरीके से ही मॉलिकुलर वेट जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। दिस इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी। और इसी को अगर मैंने 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये विद यूनिट क्वांटिटी हो जाती है, दैट इज़ मोलर मास। और इसको हम AMU से डिफ़ाइन करते हैं। यानी अगर मैं सीधे सीधे सी बात लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर मास हैव यूनिट दैट इज़ AMU, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है। इट इज़ रिलेटिव क्वांटिटी, it is relative quantity and it is relative molecular mass, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमें ये समझ में आ गया कि मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि मॉलिकुलर मास ऑफ CO2, तो मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 होगा 44 AMU। अच्छा, 44 AMU मॉलिकुलर मास का मतलब सिंपल सी बात है, मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल CO2 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंगल एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो सिंगल एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 44 AMU होगा। अगर मैं इसको ग्राम में निकालना चाहूँ, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ इट क्लियर? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 44। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोल की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल क्या है, तो मोल इज़ जस्ट अ नंबर, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर को हम एक मोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे दर्जन होता है ना, तो दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो 12 के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, दर्जन बोल देते हैं। इसी तरीके से एक नंबर है, उस नंबर के कॉम्बिनेशन को हम मोल बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई बात? जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़, 10⁻23 एंटिटीज़। अब ये एंटिटीज़ चेंज हो सकती हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि एक दर्जन जो होता है ये 12 एंटिटीज़ के बराबर होता है, 12 एंटिटीज़ के बराबर, यानी 12 चीज़ें होती हैं एक दर्जन में। अब जैसे मैं बोलूं कि एक दर्जन पेन, ठीक है, एक दर्जन पेन का मतलब 12 पेन। जैसे बोला जाए कि एक दर्जन चेयर, तो इसका मतलब 12 चेयर। तो 12 यहाँ पर कांस्टेंट है और जो चीज़ें हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं। आप किसी भी चीज़ को हम दर्जन में, किसी भी नंबर को हम दर्जन के कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं। इसी तरीके से ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, यह भी एक नंबर ही है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल चेयर, इसका मतलब कितनी चेयर, 6.023 इंटू 10⁻23 चेयर्स। तो सिंपल सी बात है,
ये एक नंबर है। जैसे और भी बात की जा सकती है कि 1 मोल स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि 6.023 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स। तो ये एक नंबर है, जस्ट मोल इज जस्ट अ नंबर। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मोल एक नंबर है और उस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर को एक मोल बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 स्टूडेंट हैव हाउ मेनी हैंड्स, तो आप बोलेंगे सर 2 हैंड्स। ठीक है। इसी तरीके से बोला जाए कि 1 दर्जन स्टूडेंट्स हैव हाउ मेनी हैंड्स, तो आप बोलेंगे सर 24 हैंड्स। अब मैं वहीं पर बात करूं कि 1 मोल स्टूडेंट्स हैव हाउ मेनी हैंड्स, तो आप बोलेंगे कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स होते हैं और एक स्टूडेंट के अगर 2 हाथ हैं तो क्या 1 मोल स्टूडेंट्स के 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हैंड्स हो जाएंगे? बोलो क्लियर हुई बात या नहीं? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट के हाथ में 10 उंगलियां हैं, ठीक है, तो बताइए एक मोल स्टूडेंट्स के हाथ में कितनी उंगलियां हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे सर 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, फिंगर्स। तो समझ आ गई बात सभी को? तो मोल एक जस्ट नंबर है। इसी तरीके से अब अगर हम केमिस्ट्री में आए तो ये यूनिटरी मेथड से हम लोग बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मैं इसका जवाब दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 की बात की जा रही है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन भी लिखा जाता तो भी हम O2 ही समझते, क्योंकि ऑक्सीजन नेचुरली फॉर्म में वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब O2 की बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ कि 1 मोल जो स्टूडेंट हैं उसमें कितने स्टूडेंट हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 6.023 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैव हाउ मेनी ऑफ ऑक्सीजन? तो आप बोलेंगे सर 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? अब अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? तो अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल के मोल्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है एटम्स, एटम्स के नंबर। तो पहले आपको मॉलिक्यूल्स के अगर दिए गए हैं तो आपको मॉलिक्यूल्स के ही नंबर निकालने पड़ेंगे। तो जैसे 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे? इंटू 2 कर देंगे। क्लियर हो गई बात सभी को? मैं फिर से यहाँ पर एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की वन मॉलिक्यूल हैव 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बताइए, आपने जो यहाँ पर नंबर निकाले हैं मॉलिक्यूल्स के, तो ये कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि एक मोल स्टूडेंट के कितने हाथ हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि सर एक स्टूडेंट के अगर 2 हाथ हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स के इंटू 2 हाथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बेटा क्लियर हो गई बात सभी को? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6.023 इंटू 10⁻23 को हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इज़ कॉल्ड Na। Na में A जो है सब्सक्रिप्ट में है और कैपिटल लेटर में है। अगर स्मॉल में लिख दिया जाएगा तो वो सोडियम हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे 2 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हैव हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स? तो आप बोलेंगे सर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स। समझ गए? मतलब एक मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे? इंटू 2। इज इट क्लियर? यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 2 मोल्स ऑफ CO2 molecule have how many number of atoms? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? तो बेटा इसमें हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है 2 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि जिसके मोल दिए गए हैं उसी के हम नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बताओ 2 मोल्स ऑफ CO2 हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल? दैट इज़ 2 इंटू Na या 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बेटा क्लियर हो गई बात? अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। एक है कार्बन का और 2 हैं ऑक्सीजन के। तो 1 मॉलिक्यूल है 3 एटम्स, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैव हाउ मेनी एटम्स? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको हम Na के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम Na लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 3 2 जा 6, तो 6 इंटू Na यानी 6 Na आइटम्स प्रेजेंट होंगे। बेटा क्लियर हो गई बात सभी को? समझ आया सभी को? चलिए अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है
कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर present in 0.35 mole of C6H12O6। बेटा इसमें देखो दिया हुआ है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल्स ऑफ C6H12O6। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि इसमें दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है 0.35 मोल किसके हैं, 0.35 मोल्स हैं C6H12O6 के। C6H12O6 के 0.35 मोल्स दिए गए हैं। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि कितने कार्बन एटम्स हैं। तो पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि इसके कितने नंबर हैं। भाई जिसके मोल दिए गए हैं उसी के हमें पहले नंबर निकालने होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ C6H12O6 इन 0.35 मोल, तो आपको पता है कि एक मोल में होते हैं Na, तो 0.35 मोल में कितने हो जाएंगे, 0.35 इंटू Na, क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। इज इट क्लियर। इतने मॉलिक्यूल्स नंबर हो गए किसके, C6H12O6 के। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने कार्बन एटम हैं। तो भाई एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, इंटू 6। यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन C6H12O6 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.35 Na। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इज इट क्लियर। क्या सभी को समझ आ गया, ठीक। तो अब ये बात आती है कि ये मोल का नंबर आया कहाँ से। तो मोल का जो नंबर है ये बेटा, अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप्स लूँ, ठीक है, तो उसका अगर 12 ग्राम लिया जाए, तो कार्बन 12 में अगर 12 ग्राम लूँ तो 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वही क्या होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे, ऐसा डिफ़ाइन किया गया। और वो नंबर कितने थे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कार्बन 12 आइसोटोप्स का अगर हम 12 ग्राम लें तो उसमें जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वही 1 मोल होगा, ऐसा IUPAC के द्वारा डिफ़ाइन किया गया। तो अब ये कितने नंबर पाए गए, ये पाए जाते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अ मोल इज़ द amount of a substance that contain as many entities as there are atoms exactly in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। इज इट क्लियर। अब देखिए मोल से रिलेटेड एक मास होता है, दैट इज़ मोलर मास। तो मोलर मास को हम डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस
एनी सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, चेयर हो सकती हैं, पेन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर में होने चाहिए। ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। इज इट क्लियर? अब मोलर मास दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। एक हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास और एक हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ये मोलर मास कॉमन फॉर्म में लिखा जाता है, और अगर यही मोलर मास एटम का हो तो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास, और अगर यही मास मॉलिक्यूल का हो तो ये हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब इन दोनों को ही हम कंबाइंड फॉर्म पे मोलर मास बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी हम ऐसा बोल दें, जैसे यहाँ पर एनी सब्सटेंस लिखा हुआ है, इस एनी सब्सटेंस की जगह में अगर एटम आ जाए, यानी ऐसा बोलें कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम, दैट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और इसी तरीके से मैं बोल दूं कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? तो देखो मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन होता है, इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ। या सिंपल सी बात मैं बोलूँ कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो आप बोलोगे सर 14 AMU। इज इट क्लियर? मतलब सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ एक एटम की मास की, यानी मैं बोलूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 14 AMU। इज इट क्लियर? मतलब ये दोनों सेम चीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे यहीं पर बात करूं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स के लिए क्या लिखेंगे ऑफ नाइट्रोजन, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 AMU, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो क्या ये 1 मोल एटम लिखा हुआ है क्या? बताइए, क्या ये 1 मोल एटम लिखा हुआ है क्या? यानी इतने ही एटम को तो 1 मोल एटम बोला जाता है। यानी ये लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल एटम, और अभी अभी हमने डिफाइन किया कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन मास ग्राम में होना चाहिए, या फिर मोलर मास, कॉमन फॉर्म में मोलर मास बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख दें कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, लेकिन ये ग्राम में होना चाहिए, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, क्योंकि 1 AMU को हम 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम लिखते हैं। तो अब आप ये बताइए, ये सभी को समझ आया यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद एक बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि इस क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अलग से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है
1 के बराबर। तो ये एग्जैक्टली हो जाता है 14 ग्राम। यानी ऐसे लिख दें कि मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई हमको कि एक्चुअल में देखा जाए तो एटॉमिक मास और मोलर मास में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ये आगे देखिए 14 AMU और ये आ गया 14 ग्राम। बस ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का होता है और मोलर मास जो होता है वो एक मोल का मास होता है, एक मोल एटम का मास होता है। तो डिफरेंस है लेकिन यूनिट में डिफरेंस है, यही यूनिट डिफाइन करती है इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा, जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इज इट क्लियर? यानी अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो आप बोलेंगे सर 44 AMU। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, तो आप बोलेंगे सर 44। मैं बोलूँ बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो अब ये 1 मोल का मास है और ये हम लिखेंगे ग्राम में, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। इसी को हम जनरल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो ये सभी का मतलब समझ आ गया कि क्या होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब इसी डेफिनीशन से, जो हमने मोलर मास की डेफिनीशन समझी है, इसी डेफिनीशन से मैं मोल की डेफिनीशन डिफाइन करता हूँ कि मोल इज इक्वल टू होगा, अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी दी हुई क्वांटिटी का अगर मुझे मोल निकालना है तो गिवन जो भी मास दिए होगा, गिवन मास डिवाइडेड ग्राम में लेना होगा, क्योंकि हमें मोलर मास ग्राम में डिफाइन होता है। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मोल निकालना है और उसका मास दिया गया है तो उसके मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर मान लीजिए मोलर मास निकालना है किसी चीज़ का, तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है कि 1 मोल का जो मास होता है, अभी अभी तो हमने बोला था कि 1 मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिट मोल का जितना मास होगा उसी को मोलर मास बोलेंगे। इज इट क्लियर? और इसी फार्मूले से ये बना है, इसी डेफिनेशन से बना है ये फार्मूला कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का मास निकालना है, तो अगर हमें मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, मोल में से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास का। ठीक है, तो एक ही फार्मूला हमें याद रखना है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, ये वाला फार्मूला कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसी से अगर आपको मोलर मास निकालना है तो मोल से डिवाइड कर दीजिए मास को, और यहीं से अगर आपको मास निकालना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से, तो मास आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि
200 ग्राम of calcium carbonate have how many moles of calcium carbonate? एक तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हाउ मैनी नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। तो इन 4 क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि सबसे पहले तो बेटा ये देखना होगा कि 200 ग्राम किसका दिया गया है। 200 ग्राम दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका मतलब जब भी हम मोल निकालेंगे तो किसके भाई, अब हमें इसके नंबर निकालने हैं। तो नंबर निकालने के लिए पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। क्यों मोल निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें जो ये 1 है कैल्शियम का, और कार्बन का 1 है, और ऑक्सीजन का 3 है, ये एक्चुअली मोल का रेशियो है, मोल रेशियो है। यानी 1:3 जो है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का, ये एक्चुअली मोल का रेशियो है। तो अगर मोल का रेशियो है तो पहले हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मास का रेशियो नहीं है। इज इट क्लियर? मास का रेशियो इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम का होगा भाई 40 ग्राम, और कार्बन का होगा 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का होगा 16×3=48 ग्राम। तो ये होगा इसका मास का रेशियो, ठीक है, रेशियो बाय मास, ठीक है। ये जो दिए गए हैं ये क्या है? मोल के रेशियो हैं। तो हम ग्राम के रेशियो से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम ग्राम के रेशियो से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो चीज़ पता नहीं होती है। हमें मोल का रेशियो डायरेक्ट दिया होता है। देखो ये कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का कोई भी फार्मूला लिखा हो, जैसे H2SO4 लिखा है तो इसमें H का 2 मोल है, हाइड्रोजन का 2 मोल है, सल्फर का 1 मोल है और ऑक्सीजन का 4 मोल है। ये मोल का रेशियो है। तो हमें इस ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब हमें 1 मोल का नंबर पता होता है 6.023 × 10⁻23। तो जितने मोल होंगे उससे हम नंबर निकाल लेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है, पहले तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा भाई? इसी के ग्राम दिए गए हैं, इसी का मास दिया गया है। तो गिवन मास कितना है? 200। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, कार्बन का होता है 12 ग्राम, और ये हो जाएगा 48 ग्राम। तो तीनों को जब अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो डिवाइड बाय 100, यानी कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया अपना कि 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिसके मोल आए हैं उसी का हम नंबर निकाल लेते हैं। भाई 1 मोल का हमें नंबर पता है कि 6.023 × 10⁻23 होता है। तो अगर मुझे मोल का, ये 2 मोल्स दिए गए हैं तो 2 मोल्स का निकालना है तो कितने हो जाएंगे? यानी नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 2 मोल। भाई 200 ग्राम ही 2 मोल है, अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 2 मोल्स, तो भाई 1 मोल्स में होते हैं Na, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 2 Na। या फिर इसको अगर ओपन कर दें तो लिख सकते हैं 2 × 6.023 × 10⁻23। इज इट क्लियर? अब इसमें बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप एक
ऑब्जर्वेशन देखिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल लूँ, सिंगल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 3 ऑक्सीजन एटम। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? 3 इंटू Na। समझ गए कि नहीं भाई? फिर से समझिए कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, यानी Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 इंटू Na। इज इट क्लियर? अब इसमें बोल रहा है कि 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 6 Na। इज इट क्लियर कि भाई 1 मॉलिक्यूल हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई सिंपल सी बात है, Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 3 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यही बताओ मुझे कि ये Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैव 3 Na atoms। इज इट क्लियर? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए मुझे 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? इंटू 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी आ जाएगा आंसर 6 Na। बोलो क्लियर हो गई बात? इतने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, ठीक है। अरे क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें मोल पूछा हुआ है, तो ये हमने 4th नंबर ऑप्शन निकाल लिया। मोल में पूछ रहा है, तो भाई एक मोल में 3 मोल हैं ऑक्सीजन एटम, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 6 मोल, ठीक है भाई। ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैव 3 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाई एक क्वेश्चन है कि 64 ग्राम ऑफ सल्फर atom present in sodium sulfate Na2SO4, then calculate number of oxygen atom। इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, एनालिसिस करें, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4 हैव हाउ मेनी सल्फर एटम, तो आप बोलेंगे 1। देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है सल्फर का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एक मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल सल्फर का होगा? यानी सल्फर के मोल और इस Na2SO4 के मोल सेम है। ये बात समझ आई नहीं कि भाई सल्फर के मोल और इस मॉलिक्यूल के मोल सेम है। यानी अगर मैं सल्फर के मोल्स निकाल लूँ, तो इस मॉलिक्यूल के मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, हमें मॉलिक्यूल के मोल क्यों चाहिए? मॉलिक्यूल के मोल इसलिए चाहिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल का अगर मुझे पता चल जाएगा तो उसमें 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो उससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू हो जाएगा, सल्फर एटम इज इक्वल टू हो जाएगा, गिवन मास कितना है 64 ग्राम, तो 64 डिवाइड बाई 32 दैट इज 2 मोल। यानी 2 मोल सल्फर के हैं, सल्फर एटम के, तो 2 मोल ही किसके हो जाएंगे? Na2SO4 के। यानी सीधे बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ
सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू 2। अब ये बताइए कि 1 मोल सोडियम सल्फेट में 4 मोल है किसके, ऑक्सीजन एटम के। यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बेटा ये बताइए 1 मोल ऑफ Na2SO4 हैव 4 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल Na2SO4 में कितने हो जाएंगे, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अब 1 मोल में आपको पता है कि Na एटम्स होते हैं, तो 8 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 8 इंटू Na एटम्स। ठीक है, तो 8 Na एटम्स हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जिसका मास दिया गया है उसी का पहले हमें मोल निकालना है और उसी का मोल निकाल करके फिर पूरे कंपाउंड को रिलेट करना है। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।